Welcome to Biology Pathshala. Today's class is dedicated to 12th class student. टेक टॉपिक चल रहा है एवोल्यूशन, और एवोल्यूशन में आज हमें डार्विनिज्म की बात करनी है एंड द न्यू डार्विनिज्म की बात करनी है। लेकिन पाठशाला को स्टार्ट करने से पहले हम बच्चों को मोटिवेशन मैसेज देते हैं। मेरा मानना है कि मोटिवेशन मैसेज एक रेमेडी की तरीके काम करता है जीवन में। तो आज का मोटिवेशन कुछ इस तरीके से है कि माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, बिफोर आई स्लीप, एंड miles to go before I sleep। ठीक। स्टॉपिंग ऑन अ वुड ऑन ए स्नोई इवनिंग। ठीक, ये पोयम है और इस पोयम का बहुत ही प्रोमिनेंट एक क्वेट है कि माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। मतलब कि आपको तब तक की चलते रहना है जब तक कि आपको मंजिल ना मिल जाए। इसलिए आप हमेशा प्रयास करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और जीवन में कुछ अच्छा करते रहिए। चलिए, अगर हम आज की बात करें तो देखिए, आज जो हमें टॉपिक पढ़ना है, बेसिकली टॉपिक की अगर हम बात करें तो हमें जो टॉपिक आज का पढ़ना है वो हमें पढ़ना है डार्विनिज्म के बारे में। डार्विनिज्म के बारे में। इस डार्विनिज्म को क्या बोलते हैं? डार्विनवाद। ठीक है, क्या बोलते हैं? डार्विनवाद। ठीक, इसी को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्राकृतिक वर्णवाद। प्राकृतिक वर्णवाद। ठीक, जानते जाना सब लोग। उसके बाद अगर हम बात करें, इट इज आल्सो नोन एज नेचुरल सिलेक्शन। तो इतनी बात आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अब समझने का प्रयास करते हैं कि होता क्या है डार्विनिज्म में। सबसे पहले हम समझेंगे होता क्या है। देखिए, डार्विन ने क्या बताया? डार्विन ने क्या किया? सन 1859 में ओरिजिन ऑफ स्पेसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक, नेचुरल सिलेक्शन। दिस इज अ बुक, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज बाय द मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक, ये पुस्तक में उन्होंने क्या किया? नेचुरल सिलेक्शन को क्या किया? बताया था। और इस पुस्तक के आधार पर इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट इस प्रकार होते हैं। सम इम्पोर्टेंट factual concept according to डार्विन, है ना बेटा? डार्विन। चलिए, जब हम इसे समझेंगे तो बहुत आराम से समझेंगे। तो आप इंट्रोडक्शन में इतनी बात लिखेंगे कि डार्विन ने 1859 में ओरिजिन ऑफ स्पेसीज बाय द मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में नेचुरल सिलेक्शन को बताया, जिसे हम लोग डार्विनिज्म भी बोलते हैं। देन द सम इम्पोर्टेंट फैक्चुअल कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द डार्विन बात करेंगे। और सबसे पहले उसमें ये बताएंगे कि देखिए, उन्होंने कुछ चीजों को बताया और उसके बेसिस पर उन्होंने डार्विनवाद या प्राकृतिक वर्णवाद को समझाने का प्रयास किया। सबसे पहले उन्होंने जो बताया था जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर मात्रा या क्षमता। ठीक, प्रचुर मात्रा या क्षमता।
देखिए, हम हमेशा बताते हैं साइंस इज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, और विज्ञान किसी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन होता है। देखिए, अगर यहाँ पे कोई भी चीज है तो उसका क्या है, सबसे पहले तो क्या है, बेसिक फंडामेंटल फैक्ट है ना, ठीक है, बेसिक फंडामेंटल फैक्ट है। और देन उसके बाद उनकी क्या है, बेसिक टर्मिनोलॉजी है, बेसिक टर्मिनोलॉजी है। जब हम अपनी ट्रेडिशनल क्लास में ये बताते हैं तो हम हमेशा यही बताते हैं कि आप अपनी इन टर्मिनोलॉजी से आप डेफिनेशन को बना सकते हैं, ठीक। जिसको नहीं कुछ समझ में आता है वो उतना भी लिख सकता है कि नहीं पता कि डार्विनिज्म क्या होता है, उन्होंने क्या बताया, लेकिन हम टर्मिनोलॉजी से डिफिनेशन को डिफाइन कर सकते हैं। कह रहे जीवों में संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता। अगर हम सिर्फ इतना ही लिख ले कि डार्विन ने यह बताया कि जीवों में संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होती है और ये अपने जैसी संतानों को उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं, तो आपका कोई पॉइंट काटा नहीं जाएगा। यू गॉट अ फुल मार्क्स इन दिस टर्म, ठीक। तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो देखिए कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले टर्मिनोलॉजी से लिखेंगे। देखिए जीवों में क्या होता है कि जीवों में देखो बेटा संतान उत्पत्ति की कैसी फेवरेबल कंडीशन होती, प्रचुर मात्रा होती, कैसी होती, प्रचुर मात्रा होती है, ठीक, प्रचुर मात्रा होती। अर्थात अपने जैसी संतानों को, वी कैन से डेट जनरेशन को विकसित या डेवलप करने के लिए क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। डार्विन ने इन्हें जीवों में संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता कहा, ठीक। ये जो जीव हैं जो जिनमें संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता है और ये अपने जैसे संतानों को डेवलप कर रहे हैं, विकसित कर रहे हैं, सक्षम है, और ये सक्षम होने के बाद एक समष्टि का विकास करते हैं। इस समष्टि को हम लोग पॉपुलेशन कहते हैं, एक समष्टि को पॉपुलेशन कहते हैं, ठीक। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अलग अलग पॉपुलेशन होती है, ह्यूमंस की अलग है, पर्टिकुलर स्पेसीज दे हैव अ वेरी टू पॉपुलेशन, ठीक। इतनी बात आप लोग याद रखेंगे। फिर दूसरा देखिए टर्म आता है जीवन संघर्ष, ठीक है, दूसरा टर्म आता है जीवन संघर्ष। इसमें भी आप देखिए डार्विन ने बताया, अगर किसी को नहीं पता तो आप ये बता सकते हैं कि डार्विन ने ये बताया कि प्रत्येक जीव में क्या होता है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए जीवन संघर्ष होता है, और उस जीवन में आगे बढ़ने के लिए वही जीव सफल हो पाते हैं जो जीवन संघर्ष करते हैं। अगर आप इस जीवन संघर्ष में इतनी बात लिख दोगे तो कोई भी आपको काटेगा नहीं, पहली बात, और फुल ऑफ मार्क्स मिलेंगे। लेकिन थोड़ा सा इसको आप अगर बहुत अच्छे सीख लेते हैं तो आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी और प्रेजेंटेशन में भी इफेक्ट आएगा। तो देखिए अब हम देखो आपको बेसिक फंडामेंटल से बताते हैं कि देखिए डार्विन ने क्या बताया कि वही प्रत्येक जीव क्या करता है, जीवन संघर्ष करता है। प्रत्येक जीव क्या करता है, जीवन संघर्ष करता है, ठीक। और इस जीवन संघर्ष में वही जीव संघर्ष कर पाता है, जिसका क्या होता है, प्रकृति चयन करती है, वही जीव क्या कर पाता है, जीवन संघर्ष कर पाता है। तो जीवन संघर्ष के अंतर्गत क्या होता है कि प्रत्येक जीवधारियों के बीच जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या होता है, संघर्ष करने के लिए क्या होता है, जीवन संघर्ष होता है। ये जीवन संघर्ष किसके लिए हो सकता है, देखिए अनुकूल वातावरण के लिए भी हो सकता है, अनुकूल वातावरण के लिए, फेवरेबल कंडीशन में भी हो सकता है, फेवरेबल कंडीशन में फूड के लिए हो सकता है, ठीक है, रिप्रोडक्शन के लिए हो सकता है, ठीक। इसलिए जीवन संघर्ष होता है,
देखिए ये जीवन संघर्ष कई टाइप का हो सकता है, ये जीवन संघर्ष कई टाइप का हो सकता है। एक तो देखिए अंतरजातीय होगा, ठीक है, अंतरजातीय होगा, अंतरजातीय होगा एक ही जाति के मत, अंतरजातीय होगा अलग अलग जाति के मत, और तीसरा जो होता है प्यारे बच्चों वो होता है वातावरणीय, वो होता है वातावरणीय। इतनी बात आप लोग लिखेंगे। तो इस सारे जातियों के संघर्ष के मध्य क्या होती है, नई जाति डेवलप होती है, नई स्पीसीज का निर्माण होता है, न्यू स्पीसीज इज डेवलप्ड बाय दिस प्रोसेस। ठीक, तो इतनी बात आप लोग जीवन संघर्ष में लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे की बात करें तो देखिए आगे हमें क्या पढ़ना है, विभिन्नताएं, ऐसे अगर हम लिखें विभिन्नताएं, वेरिएशन, विभिन्नताएं एवं उनकी वंशागति। देखिए सब ये सिस्टमैटिक जुड़ा हुआ है, ठीक है। जीवों में संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता, फिर जीवन संघर्ष आया है ना, अब आ रहा है भिन्नताएं उनकी वंशागति। तो डार्विन ने बताया कि जीवन संघर्ष में वही जीव, देखिए फिर से समझेगा तभी आपको समझ, जीवन संघर्ष में वही जीव जीवित रहते हैं, वही जीव जीवित रहते हैं जो संघर्ष कर पाते हैं, राइट, जो संघर्ष कर पाते हैं, और जो संघर्ष नहीं कर पाते हैं, जो संघर्ष नहीं कर पाते हैं वह जीव क्या हो जाते हैं, वह जीव बेटा नष्ट हो जाते हैं, ठीक, नष्ट हो जाते हैं। इतनी बात तो आप लोग याद रखेंगे, ठीक। और उसमें आप ये बताएंगे कि जीवन संघर्ष में वही जीव जीवित रहते हैं जो संघर्ष कर पाते हैं, वह जीव जो नष्ट हो जाते हैं वो क्या करते हैं, जीवन संघर्ष में भाग नहीं लेते हैं। अर्थात इन जीवों का प्रकृति क्या करती है, चयन करती है, प्रकृति क्या करती है, चयन करती है। इस चयन के फलस्वरूप लाभदायक और हानिकारक दोनों ही प्रकार की क्या होती है, चयन होती हैं। लाभदायक चयन क्या होते हैं, लाभदायक चयन जो होते हैं वो वंशागत होते हैं बेटा, लाभदायक चयन क्या होते हैं, वंशागत होते हैं। वो वंशागत होंगे तो क्या होगा, वो नई पीढ़ियों में जाएंगे, राइट, नई पीढ़ियों में जाते हैं। जब ये नई पीढ़ियों में जाते हैं तो उनमें क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, धीरे उनमें क्या होता है, विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, और विभिन्नताओं के फलस्वरूप एक नई जाति का निर्माण होता है, ठीक। इतनी बात याद रखोगे, ठीक। क्या होता है, इतना बताया मैंने, यहाँ तक समझ में आ गया। तो इस चयन में क्या होता है कि जब ये चयन होता है तो दोनों प्रकार का होता है, लाभदायक और हानिकारक। हानिकारक चयन में क्या होता है, जीव तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। और जो लाभदायक चयन होता है वो क्या होता है, वंशागत होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। जब ये पीढ़ी दर पीढ़ी होता है तो धीरे धीरे परिवर्तन होता जाता है और एक स्थान पे अपने पूर्वज से बिल्कुल असमान हो जाते हैं, और ये विभिन्नताएं क्या करती हैं, एक जाति का निर्माण कर देती हैं, एक नई जाति का स्थान प्राप्त करती हैं, ठीक। अगर हम आगे की बात करें तो अब हमें आगे पढ़ना है योग्यतम की उत्तरजीविता। इतनी देर से जो हम बात बता रहे हैं अब उसे यहाँ पे हम बहुत अच्छे से बताना है। योग्यतम की उत्तरजीविता अगर हम इसी को साथ में अगर ले लें तो यहीं पे अगर हम बता दें तथा प्राकृतिक चयन। देखिए डार्विन ने बताया कि वो जीव, ठीक है, अभी पहले ये समझते हैं। डार्विन ने बताया कि योग्यतम की उत्तरजीविता में वही जीव जीवित रहेंगे जो जीवन संघर्ष करते हैं, योग्यतम की उत्तरजीविता में उन्होंने ये बताया कि वही जीव जीवित रहते हैं जो जीवन संघर्ष करते हैं, अर्थात इनमें अपने जैसी संतान उत्पन्न करने और उनके लक्षण
वंशागत करने की क्या होती है? योग्यता होती है। क्या होती है? योग्यता होती है, जिसे क्या बोलते हैं? योग्यतम की उत्तरजीविता बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? योग्यतम की उत्तरजीविता बोलते हैं। ठीक, इतनी बात याद रखोगे। और प्राकृतिक चयन की अगर हम लोग बात करें तो इस प्रोसेस के फलस्वरूप की प्रत्येक जीव संघर्ष करते हैं और संघर्ष के फलस्वरूप वही जीव जीवित रहते हैं जो संघर्ष करते हैं और संतान उत्पन्न करते हैं अपने जैसे, और उनके लक्षण वंशागत होते हैं, जिसे योग्यतम की उत्तरजीविता या योग्यतम कहते हैं। इसके फलस्वरूप प्राकृतिक उनका चयन करती है और उसमें वही जीव जीवित रहेंगे जो जीवन संघर्ष कर पाते हैं। ठीक, अर्थात प्रत्येक जीव की अवस्था में, ठीक है, प्रत्येक जीव की अवस्था में योग्यतम की उत्तरजीविता वहां पर लागू होगा जब तक कि ये पूरी, ठीक है, एडल्ट फेज तक क्या ना हो पाए? डेवलप ना हो पाए, एडल्ट फेज तक डेवलप ना हो पाए। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर सभी लार्वा से जीव बन जाएं, ठीक है, और सभी लार्वा से इनिशियल से एडल्ट फेज बन जाएं, तो पृथ्वी का ऐसा ही कोई स्थान बचेगा जहां पर कोई जीव नहीं होगा। हम इसमें हमेशा एक फिश का एग्जांपल देते हैं या एकिडीना का एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए एक कोई फिश है और वो लगभग 1 वर्ष में 2.5 करोड़ अंडे देती है। अगर उस 2.5 करोड़ एग से ठीक फिश निकले या फ्राई निकले, और फ्राई से क्या बने? फिंगरलिंग्स बने, और फिंगरलिंग्स से क्या बने? एडल्ट फिश बने, तो शायद ही पृथ्वी का कोई कोना होगा जहां पे फिश ना बचे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। जब नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस होता है तो उसमें प्रकृति चयन करती है और उसमें वही सफल हो पाते हैं जो उसके योग्य होते हैं, जिसे योग्यतम की उत्तरजीविता कहते हैं। और इस प्रकार के सिलेक्शन को प्राकृतिक चयन कहते हैं। इस प्रकार के सिलेक्शन को प्राकृतिक चयन कहते हैं। तो ये बात आप लोग याद रखोगे। ठीक, अब बात करते हैं वातावरण में निरंतर परिवर्तन। डार्विन ने बताया कि वातावरण में निरंतर परिवर्तन से जीवों में क्या होता है? जीवों में ठीक अनुकूलतम परिवर्तन होते हैं। ठीक, जब जीवों में अनुकूलतम परिवर्तन होते हैं तो वो जीवों में वंशागत होते हैं। अच्छा समझिएगा, ठीक है, तभी समझ में आएगा। तो डार्विन ने क्या बताया? वातावरण में निरंतर परिवर्तन के फलस्वरूप क्या होता है? जीवों में अनुकूलतम परिवर्तन होते हैं और अनुकूलतम परिवर्तन ही वंशागत होते हैं। ये वंशागत होते हैं तो पीढ़ी दर पीढ़ी जाएंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं? स्थानांतरित होते हैं। और कभी कभी ये क्या करते हैं? नई जातियों को डेवलप करते हैं। ठीक, लेकिन कुछ जो परिवर्तन होते हैं वो प्रतिकूल होते हैं, और जो प्रतिकूल परिवर्तन होते हैं वो इसका क्या करते हैं? जीव संघर्ष क्या नहीं कर पाते हैं, संघर्ष नहीं कर पाते, तो जीव क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। जीव क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। यानी कि हर दशाओं में लाभदायक परिवर्तन ही वंशागत होते हैं। यानी कि हर दशाओं में कैसे होते हैं? लाभदायक परिवर्तन ही वंशागत होते हैं। ये बात आपको वातावरण में निरंतर परिवर्तन में लिखनी है। ठीक, उसके बाद बात करें नई जाति की उत्पत्ति। सब लिंक है इसमें, कोई चीज ऐसी नहीं, सब सिस्टमेटिक चल रहा है। नई जाति की उत्पत्ति, ठीक। अब इसमें जैसे किसी को नहीं भी पता है तो वो अपनी बात ले सकता है। देखिए, प्रत्येक जीव ऐसे भी आप ले सकते हैं। प्रत्येक जीव में जीवन संघर्ष के फलस्वरूप ठीक क्या होता है?
जीवों का क्या होता है, चयन होता है, और ये चयन जो होता है वो क्या होता है, वंशागत होता है, वंशागत होता है। और ये धीरे धीरे जब वंशागत होता है, धीरे धीरे वंशागत होता है, तो अनुकूलतम परिवर्तन पर ठीक क्या होता है, जातियों में, अनुकूलतम परिवर्तन तक जातियों में क्या होता है, ये वंशागत होता है, जातियों में क्या होता है, वंशागत होता है। तो कभी कभी जब ये जातियों में वंशागत होता है तो ये अपने पूर्वजों से बिल्कुल असमान हो जाते हैं, पूर्वजों से बिल्कुल क्या हो जाते हैं, असमान हो जाते हैं। जब ये असमान हो जाते हैं तब नई जातियां या नई स्पेसीज का डेवलपमेंट होता है, या नई स्पेसीज को स्थान मिलता है। इतनी बात आप लोग लिखेंगे, ठीक, इतनी बात आप लोग लिखेंगे। फ्लो चार्ट को ध्यान रखिए, आप लैंग्वेज लिख लोगे। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद आया था क्रिटिसिज्म ऑफ है ना, डार्विनिज्म। देखो मैं आपको बता दूं डार्विन के बारे में थोड़ा सा, तो डार्विन जी को कोई जेनेटिक्स का नॉलेज नहीं था, ठीक है, वो नेचुरिस्ट थे, और उन्होंने अपने जो भी उन्होंने यात्राएं की कई देशों की, और उन्होंने उस बेसिस के आधार पर अपनी थ्योरी बेस की, और यहाँ पर ये बिल्कुल फेल्योर साबित होते हैं। देखिए उन्होंने क्या क्या बताया। सबसे पहले उन्होंने ये नहीं बताया, डार्विन ने सबसे पहले ये नहीं बताया कि ये जो विकास हो रहा है जीवों में, ये जो डेवलपमेंट हो रहा है जीवों में, ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये डार्विन नहीं बता पाए थे, ये डार्विन नहीं बता पाए थे। उसके बाद उन्होंने ये नहीं बताया कि जो ये वेरिएशन हो रहे हैं, जो ये वेरिएशन हो रहे हैं, विभिन्नताएं हो रही हैं, ये विभिन्नताएं कैसे जीवों में पाई जा रही हैं, कैसे स्थानांतरित हो रहे हैं, डार्विन ये भी नहीं बता पाए थे, डार्विन ये भी नहीं बता पाए थे, ठीक। उसके बाद डार्विन ने ये नहीं बताया कि कैसे अगर किसी जीव, कैसे या किसी जीव में अंग या किसी अंग का विकास, ठीक, ज्यादा हो रहा है, डार्विन ने ये बताया कि अगर किसी अंग का विकास ज्यादा हो रहा है तो वो जाति विलुप्त क्यों हो रही है, वो जाति विलुप्त को हो रही है, डार्विन ये भी नहीं बता पाए, डार्विन ये भी नहीं बता पाए। जैसे आपने देखा होगा बारहसिंगा में सींग की संख्या ज्यादा हो रही है, फिर भी ये बारहसिंगा क्या हो रहा है, विलुप्त हो गया, ये बात डार्विन नहीं बता पाए। तो ये इनके कुछ क्रिटिसिज्म पॉइंट्स थे। अब नियो डार्विनिज्म की अगर बेटा हम लोग बात करें, बेटा देखें नियो डार्विनिज्म जो दिया था वो दिया था डोजानेवेस्की ने, और हम देखो इसको समझते हैं। नियो डार्विनिज्म, जब नव डार्विनवाद आया, और नव डार्विनवाद को लगभग 1937 में प्रस्तुत किया गया, 1937 में प्रस्तुत किया गया, ठीक। जब इनमें नया इनके क्या कहते हैं डार्विनवाद को पढ़ा गया, उसमें कुछ अन्वेषणों और रिसर्चरों और वैज्ञानिकों के द्वारा इसका अध्ययन किया गया, तब नियो डार्विनवाद आया। कब आया? 1937 में आया। कब आया? 1937 में आया। और एक वैज्ञानिक थे, रूसी वैज्ञानिक, वो थे डोबैनस्की, ठीक, डोबैनस्की। और डोबैनस्की ने बताया था कि अपनी पुस्तक जेनेटिक्स एंड ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये इनकी पुस्तक का नाम था। और इन पुस्तकों में इन्होंने ये बताया कि जीवों की उत्पत्ति जो होती है वो किसी विशेष प्रकार के जीन में परिवर्तन के फलस्वरूप, जीन में परिवर्तन
या चेंजमेंट के फलस्वरूप होती है, चेंजमेंट के फलस्वरूप होती है। ठीक, उन्होंने इतनी बात बताई। और ये जीन में परिवर्तन जो होता है उसे उत्परिवर्तन कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? उत्परिवर्तन बोलते हैं। उत्परिवर्तन के फलस्वरूप ही लाखों वर्षों पहले और लाखों वर्षों तक जीवित रहने वाले जीवों में क्या होता है? परिवर्तन होता है। जीवित रहने वाले जीवों में परिवर्तन होता है, और यही परिवर्तन क्या होता है? वंशागत होता है। और यही परिवर्तन क्या होता है? वंशागत होता है। अर्थात वह लक्षण ही वंशागत होते हैं। अर्थात वह लक्षण ही वंशागत होते हैं जो क्या होते हैं? जननिक होते हैं। जननिक होते हैं। क्या होते हैं? जननिक होते हैं या जर्मिनल होते हैं। इसे क्या बोला गया? इसे नियो डार्विनिज्म बोला गया। इसे क्या बोला गया? नियो डार्विनिज्म बोला गया। तो देखिए, आप चाहे लैमार्क की बात करें चाहे डार्विन की बात करें, दोनों में एक बात कॉमन क्या थी कि वही कैरेक्टर ट्रांसफर होंगे जो जननिक होंगे, जो जर्म सेल से क्या होंगे? रेगुलेट होंगे या गैमीट से क्या होते? स्थानांतरित होते। तो जर्मिनल कैरेक्टर इज ए ट्रांसफॉर्म इनटू वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ठीक, तो ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि इनको जब जेनेटिक्स का नॉलेज ही नहीं था तो ये कैसे डिफाइन करते कि कैसे ये लक्षण वंशागत होते हैं। तब जाकर के डोबांजवेस्की ने 1937 में अपनी पुस्तक में बताया और जेनेटिक्स एंड द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में इस बात का उल्लेख किया। तब ये नियो डार्विनिज्म की थ्योरी आई और इस तरीके से कुछ इसका ओवरव्यू होता है। ठीक, तो आप चाहे तो यहाँ पर ये भी बात ले सकते कि डार्विन ने उत्परिवर्तन को डिफाइन नहीं कर पाए कि उत्परिवर्तन कैसे होता है। ठीक, कैसे होता है। ठीक, इस तरीके से इसका कुछ ओवरव्यू होता है। आई होप कि आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो। अगर आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। धन्यवाद।